आई ऑल्सो टोल्ड यू कि हर ग्लोबिन चेन के साथ हीम है और आयरन लगा हुआ है, और एक चेन 1 मॉलिक्यूल या 2 एटम्स कैरी करती है, और ये आपका एमसीक्यू आता है कि एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल 8 एटम्स कैरी करता है या 4 molecules, both are the same thing. Then we discussed about that how the hemoglobin is synthesized, in which I told you about that initially when there is DNA and mitochondria etc. in RBCs, citric acid cycle, it produces succinyl CoA, which combines with glycine to form pyrrole ring, and then 4 pyrrole rings form protoporphyrin, and when it combines with iron it forms hemoglobin chain, and 2 alpha and 2 beta chains, they make hemoglobin A, which I told you is the main hemoglobin and the most prevalent hemoglobin. Then I told you in HbA2 बीटा चेन में कुछ अमीनो एसिड्स चेंज होते हैं, इस वजह से इसको डेल्टा का नाम दे दिया गया है. इसकी यही प्रॉपर्टीज हैं जो ए की हैं. देन आई टोल्ड यू गैमा चेन्स, जिसमें मैंने आपको बताया था कि बीटा चेन में approximately 37 amino acids, they are different, therefore it is given the name of gamma. And I told you the property of HbF, in which I told you it has more affinity to combine and stay with oxygen. That means at any PO2, at any partial pressure of oxygen, fetal hemoglobin can combine with more oxygen as compared to hemoglobin A. And in this I told you that is very necessary, because in the mother's uterus or in the mother's womb anything can happen. तो कुछ देर के लिए इतनी एफिनिटी ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन के साथ बच्चे को ऑक्सीजन प्रोवाइड करती रहेगी. फिर मैंने डिस्कस किया था गॉवर 1 एंड गॉवर 2, और इसके बारे में मैंने आपको बताया था ये एम्ब्रियोनिक हीमोग्लोबिन है. फिर हमने डिस्कस किया था हीमोग्लोबिन A1C, जिसको मैंने आपको कहा था कि ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन है. एक्चुअली इसके टर्मिनल पोर्शन पे ग्लूकोज लगी होती है, एंड दैट इज व्हाई इट इज नोन एज ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन. नॉर्मली आपके और मेरे भी ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन मौजूद है, लेकिन एक खास उसका लेवल है. अगर ये लेवल इंक्रीज हो जाए तो हमें पता चल जाता है कि इस बंदे को अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है, या जो वो ट्रीटमेंट ले रहा है it is not so effective. Then I told you about the met hemoglobin, जिसमें मैंने आपको बताया था कि हमारे जो आयरन फेरस फॉर्म में है ये फेरिक फॉर्म में चेंज हो जाता है, और फ्रॉम टाइम टू टाइम होता रहता है, लेकिन हमारे बॉडी में रिडक्टेज सिस्टम है जो इसको दोबारा आयरन को फेरस में ले आता है. तो अगर आपसे कोई टाइप्स ऑफ हीमोग्लोबिन पूछे तो टाइप हीमोग्लोबिन A, A2, A1C, HbAF, मेथ हीमोग्लोबिन पूछ लेता है, तो ये आपका वाइवा वगैरह में पूछा जाता है. इसके बाद हम लोग आए थे कि रिएक्शंस ऑफ हीमोग्लोबिन, कि हीमोग्लोबिन किस किस चीज से कंबाइन करता है. उसमें मैंने आपको बताया था ऑक्सीजन से. इवन इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. इट ऑल्सो combines with carbon monoxide, which is a very poisonous gas, and this gas has more affinity for hemoglobin as compared to oxygen. So in a room, if carbon monoxide is present as well as oxygen is present, ये आपका hemoglobin कार्बन मोनोक्साइड से मिलेगा और ऑक्सीजन के लेवल को कम कर देगा, एंड यू द पर्सन विल नॉट बी इवन अवेयर ऑफ दैट. और इसी तरह ये जो हम लोगों के इनकम्प्लीट कंबशन होती है उसकी वजह से डेथ्स हो जाती हैं.
तो ये मैं आपको खास इसलिए बता रही हूँ कि पिछले दिनों मैंने यूनिवर्सिटी का एक MCQ देखा है जिसमें उन्होंने ये लिखा है कि इट्स अ रूम और उसमें नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है और हीलियम है और एक दो और गैसेस लिखी हुई हैं। तो उन्होंने ये लिखा है अब मतलब मैंने जो थोड़ा सा पढ़ा था वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ताकि अगर ये क्वेश्चन आए तो आपको परेशानी ना हो। तो उन्होंने कहा सबसे पहले जो हार्ट में वेसल्स के जरिए कौन सी गैस पहुंचेगी और कौन सी गैस पंप हो करेगी, तो आपका जवाब होना चाहिए कार्बन मोनोऑक्साइड, क्योंकि इसकी कुछ बुक्स तो कहती हैं 250 टाइम्स मोर एफिनिटी है, कुछ तो कहती हैं 500 टाइम्स मोर एफिनिटी है फॉर हीमोग्लोबिन एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। तो ये पिछले दिनों मैंने यूनिवर्सिटी का एक MCQ देखा था जिसमें उन्होंने बड़ा अच्छा सा सिनेरियो बनाया हुआ था जिसमें उन्होंने लिखा था कि एक रूम है जिसमें ये 5 गैसेस मौजूद हैं, तो हार्ट तक या लंग तक कौन सी गैस सबसे पहले पहुंचेगी। ठीक है, क्लियर हो गया आपको? अच्छा, यस मैम। नाइट्रिक ऑक्साइड के साथ भी मिलता है। नाइट्रिक ऑक्साइड इज अ गुड वेजोडाइलेटर। जब आप आगे इंशाल्लाह ताला अपने क्लिनिकल साइट पे जाएंगे तो आप देखेंगे कि कुछ लोगों को जिनको ब्लड प्रेशर इंक्रीज की तकलीफ होती है उधर उनमें नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो कम होता है, उनकी वेसल्स नाइट्रिक ऑक्साइड कम प्रोड्यूस कर रही होती हैं क्योंकि ये वेजोडाइलेटर है, तो ये ब्लड प्रेशर डिक्रीज करता है। इसके अलावा हीमोग्लोबिन हाइड्रोजन आयंस के साथ भी मिल जाता है एंड देयरफॉर इट फॉर्म्स अ वेरी पावरफुल बफर, क्योंकि हाइड्रोजन इज एसिडिक आयन और हीमोग्लोबिन इसके साथ मिलता है। जब हम लोग रेस्पिरेशन का टॉपिक करेंगे तो आप देखेंगे कि किस तरह हाइड्रोजन हीमोग्लोबिन के साथ मिलके हाइड्रोजन आयंस को कम करता है एंड हीमोग्लोबिन इज अ वेरी पावरफुल ब्लड बफर। ये भी आपका MCQ आता है, द मोस्ट पावरफुल ब्लड बफर इज, तो 3-4 के नाम दिए होते हैं, बाइकार्बोनेट, कार्बोनिक एसिड, फॉस्फेट या कुछ और हीमोग्लोबिन। तो आप लोगों का जवाब होना चाहिए कि द मोस्ट पावरफुल बफर ऑफ ब्लड इज हीमोग्लोबिन। ठीक है जी। इसके अलावा हमने इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स ऑफ हीमोग्लोबिन पढ़े थे जिसमें मैंने कहा था आपको कि 2 टाइप के इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स होते हैं, एक हीमोग्लोबिनोपैथीज होती हैं और एक थैलासीमियाज होती हैं। हीमोग्लोबिनोपैथीज जो हैं ये आपकी क्वालिटेटिव डिफेक्ट होते हैं, यानी कि इनकी हीमोग्लोबिन की क्वालिटी डिफेक्टिव होती है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी सिकल सेल एनीमिया की, जिसमें बीटा चेन पे ग्लूटामिक एसिड 6 पे अमाइनो एसिड 6 पे ग्लूटामिक एसिड की बजाय वेलिन अटैच्ड है। ठीक है, और तो इसका मतलब इट इज क्वालिटेटिव डिफेक्ट, क्वालिटी इफेक्टिव है। दूसरा मैंने आपको बताया था थैलासीमिया। हियर दिस इज द क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर, दैट मींस क्वालिटी ठीक है लेकिन अल्फा चेन नहीं है, बीटा चेन नहीं है या कंप्लीट नहीं है। ये थैलासीमियाज आप लोग बायोकेमिस्ट्री में इन डिटेल में पढ़ेंगे। नाउ व्हाट इज द फेट ऑफ RBCs? हमने अभी तक देखा कि RBCs किस तरह बने, कौन कौन से फैक्टर्स ने उनकी मदद की, किस तरह उनका न्यूक्लियस एक्सट्रूड हो गया, किस तरह माइटोकॉन्ड्रिया एक्सट्रूड हो गया, और वो जो RBCs हैं दे जस्ट बिकेम द बैग फुल ऑफ हीमोग्लोबिन। अगर एक चीज में ना न्यूक्लियस है ना कोई मशीनरी है तो जाहिर है उसकी डेथ हो जाएगी, और ये डेथ यूजुअली 120 डेज कहते हैं में हो जाती है, 120 प्लस माइनस 10। और ये रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम हम पढ़ेंगे, मोनोसाइट मैक्रोफेज सिस्टम, उसमें होती है, स्प्लीन में होती है। बल्कि स्प्लीन को तो अक्सर कहा जाता है कि इट्स अ ग्रेव यार्ड फॉर रेड ब्लड सेल्स, इट्स मतलब कब्रिस्तान फॉर रेड ब्लड सेल्स। व्हाई? बिकॉज द स्प्लेनिक वेसल्स दे आर वेरी स्मॉल डायमीटर प्लस दे आर वेरी टॉर्चुअस। तो वो RBC जो बूढ़ा हो चुका होता है, जिसके अंदर कोई अब एंजाइम्स और सब कुछ खत्म हो जाते हैं, उसकी फ्रेजिलिटी इंक्रीज हो जाती है,
वो स्फीयर बन जाता है, उसकी रिजिड वॉल हो जाती है, तो जाहिर है वो उन वेसल्स में से गुजरते हुए इट हीमोलाइजेस। 7.5 माइक्रोन डायमीटर है आरबीसी का, और 6 माइक्रोन से भी कम डायमीटर है स्प्लेनिक वेसल्स की। तो वो वहां पे ब्रेक हो जाता है, हीमोलाइज हो जाता है, टूट जाता है। What are the different changes underlying senescence? मतलब बुढ़ापे की वजह क्या है? कोई डीएनए नहीं है, कोई आरएनए नहीं है, प्रोटीन उसमें सिंथेसाइज नहीं हो रही, जो एंजाइम्स बने थे वो खत्म हो चुके हैं, एनर्जी नहीं बन रही, एनकायरिन स्पेक्ट्रिन सब तबाह हो रही हैं, आरबीसी का सेल मेम्ब्रेन रिजिड हो रहा है। All these things they cause lysis of red blood cells, and this is known as hemolysis. अच्छा, अक्सर आप लोगों से बारे में भी आस्क व्हाट इज hemolysis, तो आप लोगों को समझ नहीं आती अंजूब से hemolysis, lysis of blood cells, ठीक है। लेकिन हम लोग मेडिकल में जब hemolysis का वर्ड यूज करते हैं, इट इज मेनली फॉर रेड ब्लड सेल्स, ठीक है, समझ आ गई। हेमोलिसिस जो टर्मिनोलॉजी है, इट इज फॉर रेड ब्लड सेल्स। तो अब आरबीसीज हमारे ब्रेकअप हो गए, और अब हम देखते हैं कि इनका फेट क्या है। अब आपको पता है कि आरबीसी तो खुद कुछ भी नहीं था, टूट काट गया, उसके अंदर तो हीमोग्लोबिन है, तो बेसिकली तो फेट उसका है। जब ये टूटा तो लाइज हुआ, when it is hemolyzed, the hemoglobin it comes out. Now heme is divided into two portions, heme and globin. You all now know. हीम इज अब आपको ये भी पता है कि हीम किस चीज से बना हुआ है, हम लोगों ने उसकी सिंथेसिस देखी थी। इट इज बेसिकली प्रोटोपोरफायरिन एंड आयरन। आयरन का हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन आयरन आप लोग डिटेल में बायोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन हम थोड़ा सा अभी आयरन भी देखेंगे। आयरन को अभी हम छोड़ते हैं, हम प्रोटोपोरफायरिन पे आते हैं। वो जो 4 पायरोल रिंग बने थे और प्रोटोपोरफायरिन बनी थी। Protoporphyrin is converted to the byproduct biliverdin and bilirubin, and these two products are excreted in feces and urine. आप लोग इन डिटेल बिलीरुबिन के बारे में, जॉन्डिस के बारे में बायोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा ये बताना चाहती हूँ कि हीमोग्लोबिन, when the RBC hemolyzes, the hemoglobin it comes out. Hemoglobin is composed of heme and globin. Heme is divided into iron and protoporphyrin. Protoporphyrin is changed to the pigments known as biliverdin and bilirubin, which are excreted in bile, and they give yellowish color to the urine and feces, and it is excreted in urine and feces, ठीक है। अगर इसका अमाउंट, अगर हिमोलाइसिस ज्यादा हो जाए तो क्या होगा, इसका अमाउंट ज्यादा हो जाएगा बिलीरुबिन का, और हम उसको फिर कहते हैं द पर्सन हैज डेवलप्ड जॉन्डिस, येलोइश कलर हो जाता है। ग्लोबिन जो है, इट इज अ प्रोटीन, it is divided into, it is broken into amino acids, and they go to the protein pool of the body, whether the muscles or the liver. This is the fate of RBCs. Now I told you कि हम थोड़ा सा आयरन का पढ़ेंगे, और ये हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे, आप उसकी एब्जॉर्प्शन, उसके रिसोर्सेज और सारा कुछ आप लोग बायोकेमिस्ट्री में इन डिटेल पढ़ेंगे। लेकिन इधर आप लोगों को जितना गाइडर ने दिया हुआ है और जितना हम वायवे में पूछते हैं या एमसीक्यू आता है, मैं आपको सिर्फ यही बताना चाहती हूँ। अब ये एक स्लाइड है, आपको ये सिर्फ एक स्लाइड लग रही है, लेकिन आप बताएं इसमें से एमसीक्यू बन सकता है कि नहीं बन सकता।
मैं लिख देती हूँ टोटल क्वांटिटी ऑफ आयरन इन द बॉडी इज 1 ग्राम, 10 ग्राम, 60 ग्राम, 2 ग्राम्स, 4 to 5 ग्राम्स। तो ये एक एमसीक्यू बन जाता है। तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि आप लोगों को उसी चीजों पे फोकस भी करूं, समझाने की भी, बताने की और साथ वाइवा और ऑस्पिस वगैरह बताऊं कि इस तरह छोटी छोटी चीजों पे एमसीक्यूज आ जाते हैं। इसी तरह आपका ये एक एमसीक्यू आ सकता है कि 90% ऑफ हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ, या 65% ऑफ द हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ। तो अब आप आयरन इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ हीमोग्लोबिन। तो ये सारी वैल्यूज आपको जबानी याद होनी चाहिए ताकि अगर आपका एमसीक्यू आए तो आप ये अटेम्प्ट कर सके। तो आयरन की टोटल क्वांटिटी इन द बॉडी जो एक नॉर्मल हेल्दी एडल्ट 70 kg का है, उसमें होती है टोटल क्वांटिटी 4 to 5 ग्राम्स, जिसमें से 65% हीमोग्लोबिन में होती है, 4% मायोग्लोबिन में होती है। मायोग्लोबिन इज ऑल्सो कॉल्ड hemoglobin of muscles. 1% is in the form of different heme compounds. अभी मैं आपको heme compounds बताऊंगी, cytochrome oxidase. 0.1% is bound to transferrin. ट्रांसफेरिन भी अभी हम देखते हैं, इट्स अ प्रोटीन। जब ये इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब हो जाती है और ब्लड में जाती है तो ब्लड में एक प्रोटीन होती है एपोट्रांसफेरिन, उसके साथ ये आयरन मिलके ट्रांसफेरिन के तौर पे ब्लड में सर्कुलेट करती है और उसके बाद जाके ये लिवर में जो एक्सेस आयरन होती है वो डिपॉजिटेड हो जाती है। इसके अलावा 15 to 30% इज इन द फॉर्म ऑफ फेरेटिन। फेरेटिन जो मैंने आपको बताया कि डिपॉजिट हो जाती है मसल में और मेनली लिवर में, इट इज डिपॉजिटेड इन द फॉर्म ऑफ फेरेटिन। Liver has got another protein known as apoferritin, and when the iron combines with it, it is known as ferritin. और ये फेरेटिन जो है हमारे रेटिकुलो एंडोथीलियल सिस्टम विच इज मोनोसाइट मैक्रोफेज सिस्टम प्लस सम अदर जो हम आगे डिस्कस करेंगे, और लिवर में जाके ये डिपॉजिट हो जाती है और ये हमारी स्टोर्ड आयरन होती है और इसके साथ आयरन बड़ा टेम्पररी बाउंड किया होता है so that whenever the iron is required, ferritin अपना आयरन रिलीज कर देता है। तो अगर आप इस स्लाइड को देखें तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड लास्ट वन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू, क्योंकि 0.1% जो है वो कोई इतनी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर ह्यूमन बॉडी, लेकिन एमसीक्यू के लिहाज से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इस स्लाइड में आपके 3-4 एमसीक्यू बन सकते हैं। और इसी तरह जब भी आप स्टडी करें तो एक एक लाइन को जब स्टडी करते हैं तो देखें कि इसमें एमसीक्यू क्या आ सकता है। आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं आपको साथ साथ एमसीक्यूज बताऊं। अच्छा, आयरन का मैंने कहा आपको कि आयरन, ये देखिए, ये मैंने आपको बताया 1% इज इन द फॉर्म ऑफ हीम कंपाउंड्स। हीम कंपाउंड्स कौन कौन से हैं? हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, साइटोक्रोम्स, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, peroxidase, catalase. These all are produced in the human body and they all contain iron. तो कई दफा आप लोगों का, वैसे तो एमसीक्यूज के बारे में कहते हैं जो हमें सिखाया गया है और जो लेटेस्ट आया है उसमें वो कहते हैं कि जी एमसीक्यू को एक्सेप्ट वाले क्वेश्चंस मत दें। जैसे आयरन इज इंपॉर्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑल एक्सेप्ट ये, लेकिन उसके बावजूद मैंने यूनिवर्सिटीज में ऐसे एमसीक्यूज देखे हुए हैं। तो ये आपका एक और एमसीक्यू बन सकता है कि आयरन कंटेनिंग कंपाउंड्स आर, उसमें हम कुछ और डाल के और एक हीमोग्लोबिन कर दें या खाली कैटालेज लिख दें या खाली साइटोक्रोम्स लिख दें तो आप लोग एमसीक्यू ये कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी स्लाइड्स होती हैं लेकिन ये एमसीक्यू के लिहाज से दे आर वेरी इंपॉर्टेंट।
अच्छा, इसके बाद हम, हाँ, ये मैं आपके साथ अभी डिस्कस कर चुकी हूँ, लेकिन मैं आपको फिर भी बता देती हूँ। मैंने आपको बताया कि आयरन जो है वो एब्जॉर्ब होती है स्मॉल इंटेस्टाइन से। आप लोगों के लिए मेरे हिसाब से, फिजियोलॉजी के हिसाब से इतना काफी है, और इतना ही पूछा जाता है, और इतना ही एमसीक्यू में आता है। लेकिन जब आप लोग प्रिपेयर करके आते हैं, तो जब आप लोग हीमोग्लोबिन प्रिपेयर करेंगे, तो आप साथ बायोकेमिस्ट्री को भी जरूर देखिएगा, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चंस फिर ओवरलैप हो जाते हैं। अच्छा, मैंने आपको बताया कि आयरन एब्जॉर्ब होती है, इट इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन, और फिर व्हेन इट इज एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड, there is a protein known as apotransferrin. It combines with iron to form transferrin, and in this form it is circulated in the body, where if it is required, like in the bone marrow, where there is production of red blood cells and hemoglobin. Otherwise, the extra amount of iron, it is stored in the liver and muscle cells and the reticuloendothelial system, where another protein is present known as apoferritin. When iron combines with it, it forms ferritin. And this ferritin is the soluble form of the iron. Whenever it is required, it is released from the iron stores and supplied to the tissues. If the amount of iron increases more than the apoferritin can accommodate, then the iron start depositing in the form of hemosiderin. And this is insoluble form, and it is not good, and if it is increased, then the disease is known as hemosidrosis, and the liver, muscles, reticuloendothelial systems, it will be having lots of hemosiderin containing iron, which is insoluble, and this is a disease. इसके अलावा मैंने आपको अभी वैसे भी बताया है, लेकिन यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि जो एरिथ्रोब्लास्ट हैं, जहाँ पे हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस हो रही होती है और आयरन की जरूरत होती है, उन एरिथ्रोब्लास्ट पे ट्रांसफेरिन के लिए रिसेप्टर्स हैं, और फिर जाहिर है ट्रांसफेरिन उधर एंडोसाइटोज हो जाती है, और आयरन उसको दिया जाता है, सो दैट हीमोग्लोबिन शुड बी फॉर्म्ड इन द बैग ऑफ आरबीसी. What are the daily loss of iron? 0.6 milligram per day in men. Normally टेयर एंड टीयर होता रहता है, ब्लड लॉस होता रहता है. इसके अलावा कुछ आयरन आपका फीसेस में. जी बेटा. इसी तरह 1.3 मिलीग्राम पर डे इन विमेन भी वो फीसेस वगैरह में निकलता है, एंड दिस इज नॉर्मल. इसके अलावा लेडीज में मेंस्ट्रुअल लॉस ऑफ ब्लड जो होता है मंथली, उसमें भी लॉस ऑफ आयरन होता है. नाउ दिस इज अ गुड डायग्राम. इसको थोड़ा सा तुम लोग देखो और समझने की कोशिश करो. जो कुछ मैं अब तक बता चुकी हूँ रिगार्डिंग द फेट ऑफ आरबीसीज, वो यहाँ पे मौजूद है. आप लोग प्लीज थोड़ा सा आंखें खोलें और मेटाबॉलिज्म एंड होम्योस्टेसिस ऑफ आयरन देखें. यही सिर्फ रिक्वायर्ड है फिजियोलॉजी में. आपको पता होना चाहिए. आपका एमसीक्यू आ सकता है कि ब्लड में आयरन किस तरह ट्रेवल करती है, लिवर में सॉल्युबल फॉर्म में कैसे डिपॉजिट होती है, लिवर में इनसॉल्युबल फॉर्म को क्या कहा जाता है. तो ये इट्स अ गुड डायग्राम कि आप इसको समझे कि आप देखें इंटेस्टाइन, आपने खाया पिया, डाइट में आयरन आया, और ये ब्लड में एब्जॉर्ब हो गया. ब्लड में जब एब्जॉर्ब हुआ, वहां पे एक प्रोटीन है, यहाँ पे तो ट्रांसफेरिन लिखा हुआ है. द प्रोटीन इज एपोट्रांसफेरिन. इट विल कंबाइन टू फॉर्म ट्रांसफेरिन. ट्रांसफेरिन कुछ तो चली जाएगी बोन मैरो में टू फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन एंड आरबीसी सिंथेसिस, और कुछ जो एक्स्ट्रा होगी वो लिवर में एपोफेरिटिन के साथ मिलके फेरिटिन बना देते.
अब आरबीसी बन गए, हीमोग्लोबिन बन गया। अब आरबीसी डिस्ट्रॉय हो गए, हीमोलाइज हो गए, तो ओल्ड आरबीसी ने हीमोग्लोबिन निकाला, हीम और ग्लोबिन। ग्लोबिन चला गया एमाइनो एसिड पूल में और बिलीरुबिन बन गया प्रोटोपोर्फायरिन। ये मेटाबोलाइट एक्सक्रीट हुए बाइल में और इनका फीसिस और यूरिन में ये चले गए, और इनका जो मैंने आपको बताया फीसिस एंड यूरिन का कलर इज येलोइश बिकॉज ऑफ दिस पिगमेंट। इन एडिशन बिलीरुबिन किडनी की तरफ भी गया और ये इसने यूरिन में भी सेक्रीट हो गया। तो दिस इज अ गुड डायग्राम टू अंडरस्टैंड एज फार एज फिजियोलॉजी इज कंसर्न कि किस तरह आरबीसी टूटते हैं, उसके बाद उनका क्या फेट होता है। अब तो आप लोगों के शॉर्ट ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते, वरना 2 मार्क्स का फेट ऑफ आरबीसी भी आ जाता था। अब वही क्वेश्चन जो हम लोग आपको शॉर्ट ऐसे फॉर्म में देते थे, वो हम आपसे वाइवे में पूछते हैं। तो आप लोगों को बस इतना ही अगर मालूम हो तो आप लोगों का वाइवा बहुत अच्छा हो जाता है। तो विद दिस वी हैव एंडेड विद द हीमोग्लोबिन एंड अभी 5 मिनट बाद मेरा दोबारा लेक्चर है, मैं दोबारा लिंक भेजूंगी एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद एनीमिया। इज इट क्लियर टू यू? Yes, ma'am. अब तक की बातें समझ आ गई हैं? Yes, ma'am. चलें ठीक है। और अब हम इंशाल्लाह ताला मैं 5 मिनट्स के बाद, मैं खुद भी थोड़ा सा टायर्ड फील कर रही हूँ, तो 5 मिनट्स के बाद आई एम अगेन गोइंग टू शेयर द लिंक। ठीक है, इस 5 मिनट्स में आप लोग अपने चाय शाय पी लो और इंशाल्लाह ताला मैं दोबारा लिंक भेज रही हूँ। Okay, ma'am. ठीक है बेटा, ओके बच्चे, अल्लाह हाफिज। Allah. थोड़ा रिलैक्स करो। Ma'am, can we leave? तो कुछ भी हम अब तक पढ़ चुके हैं, दिस इज जस्ट द रेपिटेशन। कुछ चीजें आपको नहीं पता चलेंगी, कुछ आपको मैं पहले ऑलरेडी बता चुकी हूँ, क्योंकि जब साथ साथ पढ़ाती हूँ तो मैं साथ साथ आपको, जैसे सिकल सेल एनीमिया का मैं बता चुकी हूँ। तो पहली चीज तो ये है कि डिफाइन एनीमिया। आपका क्वेश्चन वायवे में आम पूछा जाता है, व्हाट इज एनीमिया। तो आपको इसकी डेफिनेशन सही आनी चाहिए। एक्चुअली वायवे में वी जस्ट आस्क वेरी सिंपल क्वेश्चंस, लेकिन आप लोग इतना ज्यादा डरे हुए आए होते हैं और होता है कि पता नहीं क्या हमसे पूछा जाने लगा है, कि एक आम चीज भी जब आपसे पूछी जाती है तो वो आप उसको क्रिकेट समझते हैं और उसको टेढ़ा मेढ़ा जवाब देते हैं। तो एनीमिया अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज एनीमिया, तो ये मतलब एक तरह से हम आपसे डेफिनेशन पूछ रहे हैं और उसके बाद हम आगे चलेंगे, तो यू पीपल गेट कंफ्यूज। तो हमेशा ये सोचना कि बिल्कुल सिंपल चीजें पूछी जाती हैं। तो व्हाट इज एनीमिया? इट इज बेसिकली डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन or too few RBCs in the blood for the age and sex of a person. ये चीज इंपॉर्टेंट है फॉर द एज एंड सेक्स। आपको पता है कि ओल्ड एज के साथ हीमोग्लोबिन और आरबीसीज कम हो जाते हैं नेचुरली। इसी तरह आपको पता है यंग एडल्ट्स में आरबीसीज और हीमोग्लोबिन माशाल्लाह अगर वो सेहतमंद हैं तो ज्यादा होते हैं। इसी तरह आपको पता है कि लेडीज में हीमोग्लोबिन और आरबीसीज कम होते हैं।
जेंट्स में ज्यादा होते हैं। तो बेसिकली एनीमिया एक ऐसी चीज है जो डिपेंड करती है फॉर द एज एंड सेक्स ऑफ अ पर्सन। इफ माय हीमोग्लोबिन इज 12, इट इज ओके, मोर देन ओके। लेकिन अगर कोई माशाल्लाह 25-30 साल का लड़का है और उसकी हीमोग्लोबिन 11 है, तो उसको शायद हम एनीमिक कहेंगे। अगेन ये चीज जहन में रखो, जब आप लोग ये सब कुछ नया नया पढ़ना शुरू करते हो तो घबरा के आ जाते हो, मैडम हमारी हीमोग्लोबिन तो 10 है, हमारी हीमोग्लोबिन तो ये है। बेटा ये बात नहीं है, हर इंसान का इंडिविजुअल वेरिएशन भी है। तो इसलिए अगर आपकी हीमोग्लोबिन 11 से 15 के दरमियान कहीं है तो इट्स ओके। सो एनीमिया इज द डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन और नंबर ऑफ आरबीसीज, दोनों चीजें हो सकती हैं। हाउ कैन वी क्लासिफाई एनीमिया? वी कैन क्लासिफाई एनीमिया बाय टू वेज. What is the cause of anemia? And this is known as causative classification or etiological classification. Etiology means reason. जब आप लोग आगे जाएंगे तो आप लोग मेडिसिन पढ़ेंगे तो वो कहेंगे जी इसकी इटियोलॉजी क्या है, यानी कि इसकी कॉज क्या है। तो हम एनीमिया को दो में क्लासिफाई कर सकते हैं, उसको कि उसकी कॉज के हिसाब से हम कह सकते हैं, और दूसरा मॉर्फोलॉजिकली, दैट हाउ इज इट्स स्ट्रक्चर, उसकी शेप कैसी है, उसका साइज कैसा है, उसका आरबीसी का कलर कैसा है। तो दिस इज नोन एज मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. Now initially I am telling you we are discussing about the causative classification, that is what is the etiology of anemia, what is the cause of anemia. अगर हम इसको दो बड़े उसमें डिवाइड करें तो हम दो चीजें कह सकते हैं, या तो एनीमिया डेवलप हो गया है ब्लड लॉस से, या डेवलप हो गया है डिक्रीज्ड रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन से, एक्सेलरेटेड ब्लड सेल लॉस, किसी भी वजह से विच वी आर गोइंग टू सी, बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो रहा है तो एनीमिया डेवलप हो जाएगा। अच्छा ब्लड लॉस नहीं हो रहा, वो बन कम रहा है, अगेन इट इज दैट देयर विल बी एनीमिया। तो ये दो बेसिक क्लासिफिकेशंस हैं, कॉजेटिव और इटियोलॉजिकल, जिसमें हम देखते हैं या ब्लड लॉस ज्यादा है या बन कम रहा है आरबीसी। उसकी डिफरेंट रीजंस हैं और उन्हीं पे डिपेंड करता है, उन रीजंस पे, कि एनीमिया की डिफरेंट कॉजेस क्या है। पहली चीज आई हैव टोल्ड यू, एक्सेलरेटेड रेड ब्लड सेल लॉस. Now this blood cell loss can be acute or chronic. This blood loss can be acute or chronic. Acute means immediately. For example, a person is going, he has some roadside accident, there is acute blood loss, lots of blood is removed from the body, so there will be anemia. अब आप मुझे खुद बताएं, इस शख्स में एनीमिया जो होगा उसमें आरबीसी का नंबर कम होगा, लेकिन साइज, शेप, हीमोग्लोबिन कंटेंट तो ठीक होगा, क्योंकि एक्यूट ब्लड लॉस हुआ है। तो एक्यूट ब्लड लॉस में नंबर ऑफ आरबीसीज आर डिक्रीज्ड, but the size, shape and hemoglobin content of individual RBCs will be normal, because this is acute blood loss. सिर्फ नंबर कम हुआ है, खूब सारा ब्लड निकल गया है, आरबीसीज निकल गए हैं, आरबीसीज का नंबर कम हो गया है, लेकिन जो आरबीसीज अंदर मौजूद हैं और इस एक्सीडेंट से पहले उस आदमी को कोई और डिजीज या कोई प्रॉब्लम नहीं था, तो उसके वो आरबीसीज आपको सही सही नजर आएंगे,
कोई उसमें आपको हीमोग्लोबिन की कमी नजर नहीं आएगी, कोई साइज फर्क नहीं नजर आएगा in acute blood loss. So the blood Nisar Ahmed admit blood loss cells are normal in size and hemoglobin content but low in number. This is the acute blood loss. Then comes the chronic blood loss. Chronic means long standing blood loss due to any reason. अब क्रॉनिक ब्लड लॉस कैसे हो सकता है, हम उसकी कुछ चीजें, कुछ मिसालें दे दें. फॉर एग्जाम्पल, द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम गैस्ट्रिक अल्सर. You know, gastric ulcer is a disease of stomach in which there is bleeding. There वहाँ पे अल्सर हो जाता है, वहाँ जख्म हो जाता है पेट के अंदर, और वो from time to time bleed करता रहता है. अब जब वो ब्लीड करेगा, एक दफा में नहीं होगा, दूसरी दफा, तीसरी दफा, चौथी दफा, ये तो क्रॉनिकली इंसान ब्लड लॉस कर रहा है. तो फिर आपके सेल के साइज और शेप में और हीमोग्लोबिन कंटेंट में कमी आ जाएगी. इसी तरह क्रॉनिक ब्लड लॉस, देयर इज अ हुकवर्म एंकाइलोस्टोमा ड्यूडेनेल. मे बी यू हैव रेड, you will read in second year about the parasites and in which you will study the hookworm, which is उसका असल नाम है एंकाइलोस्टोमा ड्यूडेनेल. वो हुक बना के स्टमक और इंटेस्टाइन में ऐसे बैठ जाता है और रेगुलरली आपका ब्लड चूसता रहता है. ये एक आम पैरासाइट है. ये आप फिर बच्चों को आप लोग नहीं कहते कि पेट में कीड़े हो गए हैं, तो ये तरह का पेट का कीड़ा है which is basically a parasite, hookworm और एंकाइलोस्टोमा ड्यूडेनेल, और ये मुसलसल सक करता रहता है ब्लड. तो अब क्या होगा, ये भी क्रॉनिक ब्लड लॉस है, क्योंकि वो बैठा है, आप लोग उस बच्चे का इलाज ही नहीं करा रहे, वो बैठा है, वो मुसलसल खून चूस रहा है, और आस्ता आस्ता ये एक्यूट तो नहीं रहा, ये क्रॉनिक हो गया. दिस इज अनदर रीजन ऑफ क्रॉनिक ब्लड लॉस. देन हेमरॉइड्स. आप लोगों ने सुना होगा कि जी किसी बुजुर्ग को पाइल्स की तकलीफ है, बवासीर की तकलीफ है, उर्दू में उसको कहते हैं, और हमारे मेडिकल में उसको हेमरॉइड्स कहते हैं. उसमें क्या होता है कि रेक्टल वेसल्स, रेक्टम की जो वेसल्स हैं वो फ्रॉम टाइम टू टाइम ब्लीड करती हैं, और वो भी क्रॉनिक ब्लड लॉस है. चलता जा रहा है ब्लड लॉस. तो उसमें क्या होगा कि आस्ता आस्ता आप मुझे खुद बताएं कि जब मुसलसल थोड़ा थोड़ा ब्लड बहता रहेगा तो हम कहेंगे क्रॉनिक ब्लड लॉस है. उसमें फिर ये होगा कि आयरन का कंटेंट कम हो जाएगा, हीमोग्लोबिन कम हो जाएगी, सेल आपको पेल नजर आएगा, नॉट रेडिश नजर आएगा. वो है क्रॉनिक ब्लड लॉस. तो अब एक्सेलरेटेड ब्लड लॉस में पहले हमने देख लिया कि एक्यूट ब्लड लॉस, दूसरा हमने देख लिया क्रॉनिक ब्लड लॉस. फिर क्रॉनिक ब्लड लॉस लेडीज हैं एंड दे मेंस्ट्रुएट मोर एज कंपेयर टू नॉर्मल ड्यू टू एनी डिजीज. अगेन दिस इज द क्रॉनिक ब्लड लॉस. 1 मंथ के लिए ठीक है, 2 मंथ के लिए ठीक है, बट if it happens chronically for say 6 months, 8 months, then it becomes chronic blood loss. And if there is increased amount of blood, then which is wasting, there will be deficiency of iron, and the picture will be of iron deficiency anemia. तो एक ब्लड लॉस हो गया एक्यूट ब्लड लॉस, एक हो गया क्रॉनिक ब्लड लॉस. इसके अलावा ब्लड लॉस हो सकता है hemolysis की वजह से. And the anemia which is caused by hemolysis, that is destruction or lysis of RBCs, is known as hemolytic anemias. These are hemolytic anemias. The cells rupture at an abnormally high rate. अब इसकी different reasons हैं. Number 1 is hereditary. हेरिडिटरी का मतलब कंजेनिटल. मैंने आपको बताया था कि हेरिडिटरी स्पीरोसाइटोसिस में आई टोल्ड यू कि एनकायरिन और स्पेक्ट्रिन हमारी 2 प्रोटीन्स हैं जो सेल मेम्ब्रेन को
एक खास बाई कॉन्केविटी में रखती हैं, वो इस तरह मतलब लाइन अप हुई हुई है कि वो जो हमारा आरबीसी का सेल मेम्ब्रेन है वो फ्लेक्सिबल है, वो प्लाएबल है और वो आराम से स्मॉल वेसल्स में से पास कर जाता है. बट आई हैव ऑल्सो टोल्ड यू that with age this is gone because all the energy is finished and the cell becomes a sphere and then it is able to destroy more. But there this is hereditary spherocytosis. ये एक हेरिडिटरी डिजीज है जिसमें एनकायरिन और स्पेक्ट्रिन जो प्रोटीन्स हैं वो डिफेक्टिव हैं, जिसकी वजह से वो आरबीसी की सेल मेम्ब्रेन को दे डोंट कीप इट फ्लेक्सिबल और प्लाएबल एंड द आरबीसी इज ऑफ नॉट biconcave shape but it's a sphere, and when the sphere passes through the small blood vessels it ruptures, it hemolyzes, and this is known as hereditary spherocytosis, and this is one of the reason of hemolytic anemia, that means rupture of RBCs. The other thing can be hereditary में ही, एक तो आपको मैंने मेम्ब्रेन डिफेक्ट्स बता दिए जिसमें मैंने आपको बता दिया हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस जिसमें एनकायरिन और स्पेक्ट्रिन डिफेक्टिव है. एंजाइम डिफेक्ट्स, कुछ हेरिडिटरी एंजाइम्स हमारे डिफेक्टिव होते हैं जिसकी वजह से हमारे आरबीसीज जल्दी हीमोलाइज हो जाते हैं. ये द मोस्ट इम्पॉर्टेंट और जो आप लोगों से पूछा जाता है और आपको बायोकेमिस्ट्री में भी इन डिटेल पढ़ाया जाएगा, ग्लूकोज 6PD डेफिशिएंसी. ये बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है जो बाइकॉन्केविटी को मेंटेन रखता है ऑफ द आरबीसी, लेकिन हेरिडिटरी डिफेक्ट की वजह से ये ग्लूकोज G6PD डेफिशिएंसी कई दफा होती है, ये एंजाइम नहीं बनता जिसकी वजह से जो मेम्ब्रेन है वो इतनी प्लाएबल नहीं रहती और वो जल्दी रप्चर हो जाती है. इसकी रीजन ये है कि ये एंजाइम रिड्यूस्ड ग्लूटाथायोन बनाता है. ये मैं आपको इन जनरल बता रही हूँ, आपको इतना ज्यादा बस सिर्फ इतना ग्लूटाथायोन का पता होना चाहिए. और ये रिड्यूस ग्लूटाथायोन सेल मेम्ब्रेन को अपनी शेप में रखता है. सॉरी. लेकिन कई दफा जब ये ग्लूकोज G6PD की डेफिशिएंसी होती है तो ये एंजाइम नहीं होता और वो आरबीसी की सेल मेम्ब्रेन को प्लाएबल नहीं रखता, जिसकी वजह से हिमोलिसिस ज्यादा हो जाता है. तो दिस इज एंजाइम डिफेक्ट. तो हिमोलिटिक एनीमियाज में पहले मैंने आपको बताया हेरिडिटरी में मैंने आपको मेम्ब्रेन डिफेक्ट्स बताए जिसमें हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस बताया, एंजाइम डिफेक्ट्स बतवाए जिसमें मैंने ग्लूकोज G6PD डेफिशिएंसी. लिख लीजिए एंजाइम डिफेक्ट्स, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज G6PD डेफिशिएंसी. ये आपका बायो में भी एमसीक्यू आ सकता है और फिजियोलॉजी में भी एंजाइम डिफेक्ट्स में. बाकी बहुत सारी और भी एंजाइम्स हैं जो ये प्रॉब्लम करते हैं, लेकिन यूजुअली आपसे यही पूछा जाता है. इसके अलावा हेरिडिटरी में एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन, हमने ये डिस्कस किया था सिकल सेल एनीमिया विच इज एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन, और हमने इसकी पैथोफिजियोलॉजी डिस्कस की थी कि ये एक्चुअली जो सेल्स हैं दे बिकम सिकल व्हेन एक्सपोज टू लो ऑक्सीजन. बेटा ये चीज आप लोग जरूर याद रखें. आप लोगों से वायरे में जब पूछा जाता है, ना करो बेटा, हमीद रहने दो बेटा. Abnormal hemoglobin which is sickle cell anemia
और इसमें मैंने आपको डिफेक्ट भी बताया था। और ये हमेशा याद रखें, जब वाइवे में आपसे पूछा जाता है कि सिकलिंग कब होती है, तो आप कहेंगे हेरिडिटरी है। भाई सिकलिंग कब होती है? हेरिडिटरी है बेटा। वेन एवर this hemoglobin is exposed to low oxygen tension, अदरवाइज सिकलिंग नहीं होती। अगर एक शख्स सी लेवल पे है, हाइपोक्सिया नहीं है, अब सी लेवल पे रहने का तो मतलब है कि दिस इज फिजियोलॉजी, खुदा न खास्ता उसको हाइपोक्सिया किसी भी वजह से डेवलप हो जाता है, उसको कोई लंग डिजीज हो जाती है, उसको कोई हार्ट डिजीज हो जाती है जिसकी वजह से ब्लड सही हार्ट पंप नहीं कर रहा, या लंग डिजीज हो जाती है जिसकी वजह से उसकी ऑक्सीजनेशन सही नहीं हो रही, तो हाइपोक्सिया डेवलप हो गया। एट दैट टाइम दैट पर्सन विल डेवलप सिकल सेल एनीमिया, दैट पर देयर विल बी सिकलिंग, and this sickling is going to rupture the red blood cell membrane. तो ये आप हमेशा याद रखें। इस दफा भी वाइवे में मैंने जब स्टूडेंट से पूछती थी सिकलिंग कब होती है, मैडम इट इज हेरिडिटरी डिसऑर्डर, और भाई सिकलिंग होती कब है? अदरवाइज सिकलिंग नहीं होती। व्हेनेवर द हीमोग्लोबिन इज एक्सपोज्ड टू लो ऑक्सीजन टेंशन, देन देयर इज सिकलिंग। इज इट क्लियर? Yes. बच्चे समझ आ रही है? Yes, ma'am. Ma'am. अच्छा, अब ये बड़ी आम सी चीजें हैं जो आप कॉमन सेंस से भी बता सकते हैं, लेकिन जब आप लोगों से वाइवे में पूछा जाता है आप लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हो। ठीक है, अब तीसरी चीज आ गई एक्वायर्ड। हमने पहले देखा एक्सेलरेटेड ब्लड लॉस में एक्यूट ब्लड लॉस एंड क्रॉनिक ब्लड लॉस। हेमालिटिक एनीमियाज में हमने देखा हेरिडिटरी रीजंस एंड देन एक्वायर्ड रीजंस। एक्वायर्ड में पैरासिटिक इंफेक्शंस अगेन, जैसे मलेरिया। आपने बचपन से मलेरिया का सुना है कि मलेरिया पैरासाइट जो है इट डिवाइड्स, इट रेप्लिकेट्स इन द रेड ब्लड सेल्स, और जब वो अमाउंट बहुत बढ़ जाता है RBCs rupture, RBC hemolyze, and all the malaria parasites they come out to infect other red blood cells. So this is acquired. Malaria is the infection in which the person can develop severe anemia. So much anemia and so much complications that with malaria the person can even die. इनिशियली जब मलेरिया आया था, मैल एयर, बैड एयर, पता चलता था कि भाई बैड एयर का इसलिए कहते थे कि देखते थे कि भाई स्टेगनेंट वाटर पे या जहां गंदगी है वहां मच्छर आते हैं और ये डिजीज होती है। और आप लोग इसकी कॉम्प्लिकेशंस पढ़ेंगे सेकेंड ईयर में, ब्लैक वाटर फीवर और सेरिब्रल मलेरिया। ये अगर प्रॉपरली ट्रीट ना हो तो ये लाइफ थ्रेटनिंग है। अब जाहिर है बहुत अच्छी मेडिकेशंस आ गई हैं और सब कुछ, तो मलेरिया से अब उस तरह डेथ्स नहीं होती, वरना मलेरिया वाज वन ऑफ द रीजन ऑफ डेथ्स। बहुत ज्यादा डेथ्स होती थी मलेरिया की वजह से। तो पैरासिटिक इंफेक्शन, देन ड्रग्स। हम कुछ ड्रग्स लेते हैं, मेडिसिन लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप सल्फोनामाइड्स लेते हैं, सेप्ट्रेन लेते हैं, पेंसिलिन्स लेते हैं, ब्रूफेन लेते हैं। These all drugs, these all medicines, they cause hemolysis. अब ये नहीं समझेंगे जी मेरे सर में दर्द है मैडम, मैंने ना एक ब्रूफेन खा ली तो मुझे लगता है मुझे एनीमिया हो गया। ऐसा नहीं होता बेटा, ये तो क्रॉनिकली आप खाते रहे। कुछ लोगों में वो मेडिसिन ज्यादा एनीमिया करती हैं, कुछ में कम करती हैं, बट सर्टेन मेडिसिन दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग हेमोलिसिस, जिसमें मैंने आपको सल्फोनामाइड्स बताई हैं विच आर एंटीबायोटिक्स। अक्सर आप लोग सेप्ट्रेन यूज करते होंगे, पेंसिलिन्स यूज करते हैं, ऑगमेंटिन यूज करते हैं, ब्रूफेन यूज करते हैं, पेनाडोल यूज करते हैं। इवन पेनाडोल के बारे में विच इज एसिटामिनोफेन के इट कैन कॉज हेमोलिसिस। कोई चीज भी जाहिर है बाहर से आपके बॉडी में जा रही है तो वो कुछ कर सकती है। इसके अलावा एक्वायर्ड में ऑटो इम्यून रिएक्शंस। बेटा कई दफा ऑटो इम्यूनिटी वी आर गोइंग टू स्टडी इन डिटेल जब हम इम्यूनिटी पढ़ेंगे। ऑटो इम्यून डिजीजेस आर दोज डिजीजेस in which our own immune cells
they start working against our body. तो मे भी कुछ हमारे एक तो बीमारी होती है, दूसरा हमारे बॉडी में वैसे भी जब इम्यूनिटी डेवलप होती है, जब इंशाल्लाह ताला हम इम्यूनिटी पढ़ेंगे, यू विल सी कि क्या अल्लाह ताला ने कॉम्प्लिकेटेड चीज बनाई है, तो हमारी बॉडी में वैसे भी ऑटो इम्यून रिएक्शंस कुछ ना कुछ छोटे मोटे होते रहते हैं विच आर नॉट हैजार्डस फॉर आवर बॉडी, अगर वो कोई डिजीज नहीं है, लेकिन होते रहते हैं। तो ऑटो इम्यून रिएक्शंस भी हो सकते हैं जिनकी वजह से रेड ब्लड सेल हिमोलाइज कर जाए। So with this, we have completed accelerated blood loss, red blood cell loss. इसमें first we said blood loss, acute blood loss and chronic blood loss. Then hemolytic anemias. We further divided hemolytic anemias into hereditary and acquired. In hereditary, membrane defects like hereditary spherocytosis, enzyme defects like glucose 6-PD deficiency, and abnormal hemoglobin like sickle cell anemia. In acquired, we discussed malaria, medicines, and autoimmune reactions. The other one is the decreased red blood cell production. ये हम लोग ऑलरेडी बड़ा अच्छा डिस्कस कर चुके हैं। रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन कैसे कम होगी? देखिए, पहली चीज आयरन नहीं मिल रही, हमने पहले डिस्कस किया था, आयरन नहीं मिल रही। आयरन इज द मेन कंटेंट ऑफ हीमोग्लोबिन। आयरन नहीं मिल रही, विटामिन B12 नहीं मिल रही, फॉलिक एसिड नहीं मिल रही। हमने ये ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में क्यों सेल, वो चले बाद में बात करते हैं। आयरन नहीं मिल रही तो हीम नहीं बन रहा, हीम नहीं बन रहा तो हीमोग्लोबिन नहीं बन रहा, हीमोग्लोबिन नहीं बन रहा तो इसका मतलब आरबीसी प्रॉपर नहीं बन रहे, तो दिस इज आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। इसके अलावा मैंने आपको फॉलिक एसिड और विटामिन B12 डेफिशिएंसी बताई थी। मैंने आपको बताया था कि फॉलिक एसिड एंड विटामिन B12 दे आर रिक्वायर्ड फॉर द मैच्योरेशन ऑफ RBCs at some level. When there is DNA present in the RBC, when there is mitochondria etc are present, these cells, these folic acid and vitamin B12, they are responsible for the formation of thymidine triphosphate in the DNA. So that is the RBC shall mature. But whenever there is deficiency of vitamin B12 or folic acid, there will be development of anemia because the cells will not mature. तो एक आपका चीज आ गई डिक्रीज रेड सेल प्रोडक्शन में इनएडिक्वेट डाइटरी इनटेक ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट। इसमें आयरन आ गया, विटामिन B12 आ गई, फॉलिक एसिड आ गया। अब विटामिन B12 और फॉलिक एसिड हमें बहुत सारे खानों से मिलता है, और मैंने एक दफा पहले भी शायद आपको बताया हो कि विटामिन B12 के तो स्टोर्स इतने मौजूद होते हैं कि 2-3 साल भी अगर कोई विटामिन B12 ना खाए तो वो स्टोर्स एग्जॉस्ट होने के बाद विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होती है। या अगर आपको याद हो, मैंने आपको बताया विटामिन B12 की डेफिशिएंसी किसी और वजह से भी हो सकती है, और वो हमने डिस्कस करना है विद पर्निशियस एनीमिया। आई टोल्ड यू कि विटामिन, ये पहले मैं आपको बता चुकी हूँ कि विटामिन B12 बहुत फ्रेजाइल होता है और स्टमक के एंजाइम्स और एसिड से डिस्ट्रॉय कर जाता है, लेकिन इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज होता है फ्रॉम स्टमक सेल्स, जिसके साथ ये विटामिन B12 कंबाइन कर जाता है और रेजिस्टेंट हो जाता है, और उसी तरह ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है, जहां जरूरत है बोन मैरो में कर दिया, बाकी ये लिवर में जाके स्टोर हो जाता है। लेकिन pernicious anemia is that anemia in which there is decreased intrinsic factor. अब वो decreased intrinsic factor क्या है, क्यों हो सकता है? स्टमक की कोई डिजीज है, गैस्ट्राइटिस है, क्रॉनिकली गैस्ट्राइटिस चल रहा है, स्टमक के वो सेल्स डिस्ट्रॉय हो गए हैं, तो वो मतलब इंट्रिंसिक फैक्टर। तो जो विटामिन B12 हम खा रहे हैं वो तो ठीक है, अगर हमने खानी छोड़ दी तो कोई स्टोर अवेलेबल नहीं होगा। या खुदा ना खास्ता किसी को कोई मसला है, उसकी गैस्ट्रेक्टमी हुई है,
गैस्ट्रेक्टमी का मतलब है रिमूवल ऑफ स्टमक। अब ये रिमूवल पार्शियल भी हो सकता है और फुल भी हो सकता है। पार्शियल का मतलब है पार्शियल गैस्ट्रेक्टमी, उसका थोड़ा सा पार्ट काट दिया, या फुल गैस्ट्रेक्टमी, पूरा स्टमक हमने किसी भी वजह से रिमूव कर दिया, कोई बीमारी है, अल्लाह ताला माफ करे, तो क्या आएगा कि इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं बनेगा। हमने वो सेल्स ही रिमूव कर दिए, तो इंट्रिंसिक फैक्टर कहां से बनेगा? तो जब इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं बनेगा तो विटामिन B12 प्रॉपर्ली एब्जॉर्ब नहीं होगी और विद टाइम देयर विल बी डेफिशिएंसी, तो परनिशियस एनीमिया। तो अब हमने डिक्रीज रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन में डिफेक्टिव रेड ब्लड सेल और हीमोग्लोबिन सिंथेसिस इन द बोन मैरो, उसमें हमने दूसरी चीज पहले डिस्कस कर ली है, विच इज इनएडिक्वेट डाइटरी इनटेक ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। ये मैंने इसलिए भी आपसे डिस्कस कर ली कि हम लोग ये पहले पढ़ चुके हैं। एक और चीज हो सकती है एप्लास्टिक एनीमिया। एप्लास्टिक एनीमिया इज दैट एनीमिया in which the whole bone marrow is depressed. बेटा ये हो सकता है जैसे, जी बेटा, ये हो सकता है जैसे कुछ सर्टेन ड्रग्स हैं, कुछ मेडिकेशंस हैं, ये जो कैंसर के पेशेंट्स को कीमोथेरेपी दी जाती है या कुछ और डिजीजेस में कुछ मेडिसिन दी जाती हैं, तो वो कभी कभी कंप्लीट डिप्रेशन ऑफ बोन मैरो करती हैं। तो ना सिर्फ आरबीसीज कम होते हैं बल्कि डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स भी कम हो जाते हैं। ए प्लास्टिक एनीमिया, ए समझो एब्सेंट, तो इसको हम ए प्लास्टिक एनीमिया कहते हैं। हालांकि ये ए प्लास्टिक एनीमिया खाली नहीं है, एनीमिया तो आरबीसी से रिलेटेड है ना, लेकिन जब पूरी बोन मैरो डिप्रेस करेगी तो WBCs will also be decreased in number and the platelets will also decrease in number. Is it clear? So this is aplastic anemia. It can occur by radiations. वो लोग जो एक्सेसिव रेडिएशन में रहते हैं जैसे एक्सरे टेक्नीशियंस, वो लोग जो एटॉमिक प्लांट्स में काम करते हैं और उनको रेडिएशन मुसलसल मिल रही होती है, दे कैन डेवलप aplastic anemia. इसके अलावा certain medicines, there was a medicine, बल्कि एक एंटीबायोटिक थी क्लोरोमाइस्टीन, एक जमाने में वो बहुत ज्यादा यूज होती थी और वो फिर जाहिर रिमूव कर ली गई क्योंकि कुछ लोगों में वो विद वन कैप्सूल उसने बोन मैरो डिप्रेशन कर दी, एप्लास्टिक एनीमिया कर दिया था। और उसकी अच्छा, अब आप कहेंगे कि जी जब ये आप इसको एप्लास्टिक एनीमिया कह रहे हैं जबकि पूरी बोन मैरो डिप्रेस हो गई है, इसको इसलिए एप्लास्टिक एनीमिया कहा जा रहा है क्योंकि आपको पता है सबसे नंबर इंक्रीज जो है रेड ब्लड सेल्स का है, तो इसलिए हम उसको एप्लास्टिक एनीमिया कह रहे हैं। लेकिन कीप इन माइंड दैट इन एप्लास्टिक एनीमिया not only red blood cells are decreased in number, all the cells are decreased in number, the WBCs are decreased in number, the platelets are decreased in number, the reason being the whole bone marrow is depressed. इसी तरह बोन मैरो डिप्रेशन बेंजीन कंटेनिंग कंपाउंड से भी होती है। हमारे पेंट्स में, हमारे ऑयल्स में जो ये बेंजीन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं, इवन पेस्टिसाइड्स हमारे आजकल इतने यूज हो रहे हैं, इसमें भी बेंजीन कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं और ये भी एप्लास्टिक एनीमिया कर सकते हैं। और ये भी डिपेंड करता है कि किसी को एक कैप्सूल से, किसी को एक इतनी सी चीज से हो जाता है और कुछ लोग सारी जिंदगियां गुजार देते हैं और उनको एप्लास्टिक एनीमिया नहीं होता, बट दिस इज अ डिजीज। सो इन डिक्रीज रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन, पहली चीज ये है डिफेक्टिव रेड ब्लड सेल और हीमोग्लोबिन सिंथेसिस इन द बोन मैरो, इसमें पहली चीज आ गई आपकी एप्लास्टिक एनीमिया। दूसरी चीज आ गई इनएडिक्वेट डाइटरी इनटेक ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, जिसका मैंने आपको बताया है। और तीसरी चीज आ गई इनएडिक्वेट प्रोडक्शन ऑफ एरिथ्रोपोएटिन, इनएडिक्वेट प्रोडक्शन ऑफ एरिथ्रोपोएटिन। अब अगर एरिथ्रोपोएटिन ही सेक्रीट सही नहीं हो रही होगी, फॉर एग्जाम्पल किडनी का कोई मसला है, किडनी फेलियर है, एक्यूट फेलियर है या क्रॉनिक फेलियर है,
आपने देखा है कि व्हाट आर द डिफरेंट फैक्टर्स विच अफेक्ट एरिथ्रोपोइसिस, और उसमें नंबर 1 पे मैंने एरिथ्रोपोइटिन लिखा था, which is secreted 90% by the kidneys and 10% by the liver. And I told you this is the very main stimulus for the erythropoiesis. It acts on the bone marrows at every level. It enhances the pro-erythroblast stage to the RBC production. So if there is inadequate production of erythropoietin, then what is going to happen? Erythropoietin is not produced. It is not going to act on the bone marrow to produce red blood cells, and there will be anemia. तो दिस जो मैंने आपको ये क्लासिफिकेशन बताई, दिस इज कॉजेटिव और इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, एंड आई ट्राइड माय लेवल बेस्ट टू टेल इट टू वेरी सिंपली. अगर आप आज के लेक्चर के बाद सिर्फ इसको देख लें एक दफा, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि कोई भी आपसे क्लासिफिकेशन पूछता है तो आप बता सकते हैं. अब वो आप ऊपर नीचे बताते हैं तो वो इम्प्रेशन कम हो जाता है. अगर आप एक तरीके से बताएंगे तो इम्प्रेशन बाय वे में बहुत अच्छा हो जाता है. तो ये हमारी कॉजेटिव और इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन